19 में बेगूसराय से लोकसभा का ताल ठोक रहे हैं। उनके सामने चुनौतियां हैं कि नहीं है वो हम सीधे उनसे जानेंगे, क्योंकि अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं खुद गिरिराज सिंह, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। 2019 में एक बार फिर पूरी ताकत से बेगूसराय से आ रहे हैं। सबसे पहले आप नवादा से 2014 में जीते, 2019 में आपको बेगूसराय भेजा गया। थोड़ी सी आप में मायूसी भी थी भेजने को लेकर के, इस बात का, हालांकि आपने कहा था कि क्या दुख है आपको, एक बार फिर से आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, बेगूसराय मेरे लिए जन्मभूमि, कर्मभूमि है। गंगा के उस पार, गंगा के इस पार, गंडक के किनारे जन्मभूमि ननिहाल रहा, जन्मभूमि रहा। इसलिए मैं इसे राजनीति से बेगूसराय के जन्मभूमि, कर्मभूमि है और रहेगा, मैं नहीं जोड़ता। 1996 में, 1996 में हम यहाँ पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ना तय था, लेकिन नीतीश कुमार जी से पहला गठबंधन था। श्यामनंदन मिश्र जी आ गए और स्वाभाविक है वो एक बड़े पर्सनालिटी थे। उसके बाद फिर कभी मौका मिला नहीं। 2014 में हम यहाँ चाहते थे, लेकिन नेतृत्व ने कहा कि भोला बाबू 9 बार यहाँ से एमएलए रहे हैं, अभी नवादा से सांसद हैं, उनकी अंतिम इच्छा है, संजोग से स्वर्गवास भी हो गए। मैं भोला बाबू का आशीर्वाद लेकर के नवादा गया और नवादा में लोगों ने भारी बहुमत से जिताया। केवल वोट ही नहीं दिया, लोगों का दिल भी जीता। और फिर हम बेगूसराय, क्योंकि बेगूसराय में मेरी नाराजगी नहीं थी, पीड़ा थी। पीड़ा ये थी कि कहीं न कहीं हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था प्रदेश नेतृत्व के कारण। ये मेरी पीड़ा थी, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मैं सौभाग्यशाली हूँ कि छोटे से कार्यकर्ता के लिए उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप बेगूसराय आ गए, लेकिन जिस प्रकार से आपने नवादा में विकास कार्य किया, जिस प्रकार से महिलाओं को वहां पर रोजगार दिया है आपने, तो अब क्या जिस बेगूसराय से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसे कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है बिहार का, तो क्या आप एक फिर से उसे उस रूप में बेगूसराय को बनाना चाहेंगे? क्या योजना रहेगी आपकी उस तरह से, जैसे नवादा में किया, क्या बेगूसराय में भी उसी तरह की योजना है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बेगूसराय को अगर किसी ने बनाया, सजाया, तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि है। उन्होंने रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल, कई ऐसे औद्योगिक बड़े बड़े लगाए, लेकिन दुर्भाग्य रहा ये आरजेडी और कम्युनिस्टों ने उसे बर्बाद किया। फिर से नरेंद्र मोदी, जो बेगूसराय का सपना था कि रिफाइनरी बंद ना हो, उस सपने को साकार किया। 6 mm से मेट्रिक टन से 9 mm मेट्रिक टन, मिलियन मेट्रिक टन ले गए। अब आगे फिर 9 के बाद 12 जाएगा। और एक पेट्रोकेमिकल्स का बेगूसराय के लोगों के मन में 1984 से था कि पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बने, लेकिन वो तब बनता जब रिवाइवल होता इसकी वो अब तो उसी तरह से फर्टिलाइजर, देखिए, बरसों से बंद पड़ा था, उस फर्टिलाइजर को रिवाइवल किया, पैसा दिया, अब काम चालू है। आपकी क्या योजना है बेगूसराय को लेकर? आप चिंता न करें, जो मोदी की योजना है वही मेरी योजना है, क्योंकि मैं मोदी जी का एक प्रतिनिधि यहाँ हूँ। लेकिन यहाँ पर तो जेएनयू के जो छात्र रहे हैं, जिनका काफ़ी चर्चा हुआ, जिन्होंने भारत के विरोध में नारे भी लगाए, वो कन्हैया भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मेरी लड़ाई विचारधारा से है। हम उस सोच के खिलाफ हैं जो विकास को अवरुद्ध करने का काम किया। हम उस सोच के खिलाफ हैं जो देश को बांटने और टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। हम उस सोच के खिलाफ हैं
जो इस यहाँ पे आकर के और देश में जवानों के प्रति, देश के प्रति उनकी विकृत मानसिकता है। यहाँ की लड़ाई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम विकृत राष्ट्रवाद की लड़ाई है। यहाँ लड़ाई है विकास हम करना चाहते हैं, वो विकास को अवरुद्ध करने वाले हैं। हमारी लड़ाई है देश को हम मजबूत करना चाहते हैं और कर रहे हैं, ये उसको कमज़ोर करते हैं आतंकवादियों के साथ होकर के, अफजल जैसे आतंकवादियों का समर्थन करके। तो ये मेरी लड़ाई आरजेडी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस से है। अभी यहाँ पर कन्हैया के समर्थन में जिग्नेश भी आए थे, सुना गया उनके ऊपर हाथापाई भी उनके साथ की गई, तो विरोध भी हो रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और कन्हैया आरोप लगा रहा है कि विरोध जो है गिरिराज सिंह के समर्थक वो कर रहे हैं, वही मारपीट करने पर उतारू हैं। इसमें आप क्या कहेंगे कन्हैया की सारे? मेरी राजनीति है बेगूसराय में बेगूसराय की जनता को जगाना, विकृत मानसिकता के खिलाफ, विकृत राष्ट्रवाद के खिलाफ। हमें उनको जगा करके एकत्रित करना उसके खिलाफ। आपकी पहचान रही है फायर ब्रांड की, आप लगातार इस तरह से बातें बोलते हैं जिससे लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि गिरिराज सिंह को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में आईपीसी की धारा 124A को खत्म करने की बात कही है, एस्पा को भी बोले हैं कि उस पर भी समीक्षा होगी, तो ये किस तरह का मैनिफेस्टो है और कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, मेरा सीधा एक लेमैन जो गांव के लोग सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी देश में आतंकवादी, अलगाववादी को मुकुट पहनाना चाहते हैं? जैसे धमाके करते रहें, डराते रहें, तोड़ते रहें। भारतीय जनता पार्टी के रहते दुनिया की कोई ताकत नहीं। एक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, न सत्ता में आएंगे न वो कानून लाएंगे। ये बोटोक्रेसी की राजनीति है, ये बोटोक्रेसी है, सूडो सेकुलरिज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति है। और इसलिए राहुल गांधी बोटोक्रेसी के कारण ये लाए थे, लेकिन आज उनके गले पड़ गया है। देश की जनता कभी इसे नहीं मानने को तैयार है। अब क्या मुफ्ती कह रही हैं महबूबा, एनसीपी कह रहा है मुझे प्राइम मिनिस्टर चाहिए दो, एक कश्मीर का। कान खोल के सुन ले देश के लोग, अब कोई दो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, देश का प्राइम मिनिस्टर एक है, नरेंद्र मोदी है, यही नरेंद्र मोदी रहे। आपने एक शब्द दिया बोटोक्रेसी, क्या आपने एक शब्द दिया, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, आपने एक शब्द दिया बोटोक्रेसी, क्या यही बोटोक्रेसी वजह रही कि वो अमेठी के बाद वायनाड चले गए जहां मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है? ये दुनिया ने देखा, जो 2004 से वो खुद एमपी थे, उनके पिताजी भी लड़े, कौन सारे लोग लड़े, कई लोग लड़े उनके खानदान के, ये बपौती जानते थे। लेकिन वहाँ स्मृति ईरानी ने सीधा जनता से संपर्क करके, जिसने कलावती के घर में रात बिता करके उनकी गरीबी नहीं मिटा पाए, ये डर से भागे और डर से भाग के गए। जो चित्र उभर के आया मीडिया में, वो बड़ा भयावह चित्र था। जो आकृति सजी थी जहां वो गए थे वायनाड में, वो आकृति ऐसी आकृति छवि थी, ऐसा सज धज के कि लोगों को डराने वाला था। डराने वाला आपका इशारा क्या वो झंडा है, मुस्लिम लीग का झंडा जो काफ़ी संख्या में था वो है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि घोर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला मुस्लिम लीग, जिसके साथ कंधे में कंधे मिलाते हैं और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। कौन से सेकुलरिज्म? अरे भारत के तो डीएनए में सेकुलरिज्म है। वो सेकुलरिज्म है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। वो सेकुलरिज्म है वसुधैव कुटुम्बकम का। इसलिए राहुल गांधी नया भारत बनाना चाहते हैं
और मैंने वोटोक्रेसी का कहा, ये बन चले तो वोट के लिए अभी तो इमरान के पास भेज दिए हैं सिद्धू को, कभी खुद चले जाएंगे। पहले जो 2015 के इलेक्शन में एक अवार्ड वापसी गैंग चला था, इस बार एक नसरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर, इस तरह से कलाकार का एक 600 व्यक्तियों का ग्रुप बना है जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाजपा को वोट मत दो, मोदी को हराओ। तो ये नसरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर, वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा जो लोग भारत में खाते हैं और गाते हैं कहीं और का, वैसे लोगों के खिलाफ ही देश में लोग एकजुट हो रहे हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखा देंगे। 2014 के पहले भी शाहरुख खान ने कहा था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो देश छोड़ देंगे। उसके बाद आमिर खान ने कहा कि भारत में उन्हें डर लगता है। उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने कहा भारत में मुसलमानों को डर लगता है। अब एक नसरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर और भी कई लोग हैं, कई ऐसे नाम हैं जो फिर से इलेक्शन के समय जीवित हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत में उन्हें डर लग रहा है। तो क्या उनको भारत में डर लगता है तो उनको ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति के तहत जो 10-10 साल तक उपराष्ट्रपति रहते हैं, जिनको जीरो से हीरो, जितने कलाकार सेलिब्रिटी हैं, क्या उनका फिल्म किसने देखा? समाज के सब वर्ग ने देखा, बहुसंख्यक ने देखा, उनको जीरो से हीरो बनाया। अब उन्हें डर लगने लगा है। इनके अंदर जिन्ना का जिन प्रवेश कर गया है। ये लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं। आप बेगूसराय की धरती पे हैं, बेगूसराय दिनकर की धरती है। दिनकर ने जो यहाँ से नारा दिया था, जो उन्होंने अपने कविता के जरिए जो कहा था, आप क्या देखिए, ये दिनकर की धरती है। यहाँ गंगा से पहचान है, गाय और गंगा से। ये वसुधैव कुटुंबकम की धरती है। दिनकर कौन? अब जिस समय बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था, उस समय दिनकर ने कविता रची थी कि एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है इस धरती पर कोई इंसान। आज नरेंद्र मोदी आ गया है, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान भी है, दूसरे हाथ में कमल भी है। आज पाकिस्तान अगर 2008 में 26/11 कांग्रेस वोटोक्रेसी की राजनीति न की होती और पाकिस्तान में घुस करके सबक सिखाया होता, 250 लोग मारे गए थे, तो पुलवामा नहीं होता। और पुलवामा नहीं होता तो हमें नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के अंदर घर घुस करके एयर स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एयर स्ट्राइक तो हुआ, भारत ने एक F-16 मारने का भी दावा किया था, लेकिन अब सबूत गैंग जो है वो कह रहे हैं कि F-16 को तो गिराया ही नहीं गया। अमेरिका ने गिनती गिन ली है पाकिस्तान में कि F-16 उसका पूरा का पूरा है। क्या कीजिएगा? इस देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी को अपने विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं होता। चाइनीज एम्बेसी में जाकर के उससे पूछते कि डोकलामा में सचमुच में आप छोड़ दिए हैं। ये पूरी दुनिया में किसी ने, अमेरिका ने नहीं पूछा कि ओसामा बिन लादेन को आप किस ताबूत में बंद करके दफनाए। लेकिन भारत के अंदर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, सबूत मांगते हैं। वीके सिंह ने उनको जवाब दे दिया है, जिनको सबूत चाहिए वो सेना से जुड़े रहें। जब जाएंगे तो एयर स्ट्राइक करने के लिए तो उनको उसमें समुचित स्थान दे दिया जाएगा। देखने के शिवराज सिंह जी, देश में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें अब डर यह सता रहा है कि 2019 में अगर प्रधानमंत्री फिर से बन रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो 2024 में चुनाव ही नहीं होगा। वो ये डर कैसा है इनका? वो डर 24 के चुनाव का नहीं। भारत से कोई लोकतंत्र पर आंच नहीं आ सकता, क्यों? उनकी लोगों ने इमरजेंसी देखा है। आज चोर चोरी के खिलाफ बोल रहे हैं और इमरजेंसी टग नहीं पाया, इमरजेंसी को हटाना पड़ा। डर है जो प्रधानमंत्री ने कहा है,
कुछ लोगों को जेल के फाटक के बाहर ले आए हैं, इस बार अंदर चले जाएंगे। जो चोरी किए हैं वो अंदर जाएंगे। इस बार क्या आकलन है? 2014 में तो 282 खुद अपने दम पे बीजेपी आई थी, 336 से एनडीए का था। इस बार क्या लग रहा है 2019 में, क्या नरेंद्र मोदी का करिश्मा फिर चलेगा? कितना सीटें? ये नरेंद्र मोदी का करिश्मा नहीं चलेगा। देश के 135 करोड़ जनता का विश्वास चलेगा कि मजबूर प्रधानमंत्री या मजबूत प्रधानमंत्री, देश मजबूत प्रधानमंत्री चाह रहा है, नरेंद्र मोदी को चाह रहा है, इसलिए 400 के पार होगा। दादा, बेगूसराय को कहा जाता था वामपंथियों का गढ़ है, मार्क्सवाद कहा जाता था, इसको मिनी मास्को भी कहा जाता था। यहाँ जो वामपंथ थे उनका कब्जा था। आज भी वही स्थिति फिर से उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। कन्हैया को शायद इसीलिए भेजा गया। देखिए, देश और दुनिया का इतिहास सिनेरियो बदल चुका है। वो जो घड़ी की सुई है अब दूसरे तरफ से चल रहा है। नेहरू खानदान का एरा खत्म हो गया। चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है। ये धरती 1971 में खूनी क्रांति को सहा है, रक्त रंजित हुआ है, आज निर्मूल यहाँ से मुक्त हो गया है। अब एक भी सीट किसी वाम दल को नहीं है। ये अब शांति, अमन, चैन और विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। लेकिन जो कन्हैया को भेजा गया, एक बार फिर से यहाँ पर वामपंथियों को गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। महागठबंधन का सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि आरजेडी के कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिया जा रहा है आपके खिलाफ में, जो टक्कर देने के लिए वो तैयार हो जाए कन्हैया। तो इसे किस प्रकार की चुनौती? देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लड़ाई तो होती है। लोकसभा का चुनाव निर्विरोध हम नहीं किसी का देखे, प्रधानमंत्री के सबके हो रहा है। इसलिए मैं यही मानता हूं, यहाँ का मतदाता सर्वोपरि है। मतदाता आज देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री चाह रहा है और मेरा काम है, मेरे सहयोगियों का काम है, एनडीए का काम है, बेगूसराय के मतदाता को एकत्रित करना। ये विकृत सोच का, विकृत राष्ट्रवाद के पथ पे जो लेना चाहते हैं, उनको, उनके खिलाफ बेगूसराय की जनता खड़ी हो रही है और ये यहाँ की जनता ही ये काम कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन को किस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पर? महागठबंधन क्या लगता है कि एकाकित है? देखिए, शुरू से मैं कह रहा हूँ, गठबंधन की राजनीति 1967 में लोहिया जी ने चलाया, 77 में भी हुआ नीतियों के आधार पर। अभी एनडीए का भी है, एक पहले से नीतियों के आधार पे है संगठन। गठबंधन ये स्वार्थों के आधार पर है। यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब लोग मोदी के डर से, और इनका एजेंडा क्या है? देश के कैसे विकास होगा ये नहीं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और देश की जनता कह रहा है मोदी लाओ, मोदी लाओ, मोदी लाओ। आज आरजेडी में घर में ही झगड़ा हो गया। एनडीए नाम के साथ जो एक प्रतिबद्धता है, वो महागठबंधन, जो महाठगबंधन, महामिलावट है, उसकी प्रतिबद्धता व्यक्ति के साथ है, इसलिए वो टूट रहा है। राहुल गांधी बंगाल में जाकर के ममता के खिलाफ बोलते, यहाँ आते तो उसके खिलाफ बोलते, यूपी में अखिलेश और मायावती निकाल दी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वहाँ ये ठगबंधन भी अब कोई गठबंधन रह चुका है। आपने लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात की, तो तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, वो बता रहे हैं कि उनको तो जान का खतरा है, कोई भी बम मार के चला जाएगा। पुलिस में केस किया और वो कह रहे हैं कि पटना पुलिस या बिहार पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि उनसे पूछा गया कि कौन है भाई आपको
जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो वो कहे कि हमारे परिवार को तोड़ने वाला है, उन्हीं के आसपास बैठा हुआ है। क्या लगता है कि पारिवारिक लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इस तरह से मामला? देखिए, ये पुरानी कहावत है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली पार्टी है, तो जब वहाँ कोई दावेदार उसी परिवार का हो जाएगा तो स्वाभाविक है सत्ता लेने के लिए लड़ाई है। अब वो बड़ा बेटा है, वो कह रहा राजा हमें होना चाहिए, और छोटा कहता है कि मैं तुम्हें पूछूंगा नहीं। तो ये परिवार में हिस्सेदारी की लड़ाई है, नीतियों की लड़ाई नहीं है। आपको लगता है कि बड़े बेटे को या बड़ी बेटी को हिस्सेदारी सही ढंग से नहीं मिली, छोटा बेटा सब चीज ले चुका? मेरा क्या मतलब है, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है? जाने वो जाने उसका काम। लेकिन लालू प्रसाद यादव की एक बायोग्राफी आई है, उसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन से अलग हुए थे, एनडीए के साथ आए थे, उसके बाद नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में आना चाहते थे और लालू प्रसाद से मिलना चाहते थे। तो ये उनके बायोग्राफी में लिखा हुआ है, उस पर चर्चा भी काफी हुई। लालू प्रसाद जी नीतीश कुमार का चन्ना अमृत धोकर के पिए, नीतीश कुमार का माला लटकाए, जो उन्होंने पुनर्जीवन दे दिया। कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं आप बिहार में? जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। राहुल गांधी राफेल राफेल चिल्लाते थे, अब खुद अगस्ता वेस्टलैंड में अहमद पटेल का नाम आया है, आरजी का भी नाम चार्जशीट में है, तो ये किस प्रकार से अब? राहुल गांधी को इसको खुल करके बताना चाहिएगा कि एपी कौन, जीपी कौन, आरजी कौन, और चोर चोरी के खिलाफ कितना आवाज लगाएगा। देश की जनता ने पहचान लिया। तो राजनीति में आज के मेहमान गिरिराज सिंह से बात यहीं तक। हम आपके साथ फिर आएंगे एक नई शख्सियत के साथ राजनीति को लेकर।